बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिलाल नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार हरिलाल बहुत ही ज्यादा लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले ठेके में काम करवाता और बाद में किसानों से ही शर्त रख दे। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए बस दिन भर काम करते रहते हैं और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार हरिलाल का दिमाग। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हो और सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आप भली भांति जानते हो। मालिक, पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ का राजा तो हूँ ही। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है। तभी उसके पास मदन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। मालिक, तो आप मुझे भी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम मदन है और मैं पास के ही गांव सीतापुर में रहता हूँ। हाँ ठीक है मदन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद मदन वहां से अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। मदन उस खेत पर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। मदन गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। मदन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार हरिलाल के कानों तक पहुंचती है। क्या सेठ जी, आपको पता है क्या, आज मदन अपने फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल मदन ने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसकी फसल तो बहुत अच्छी फसल लहा रही थी। अब मदन ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मदन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मदन, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो ये फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान खून पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल मदन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है।
शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल। मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर जमींदार मदन से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल मदन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मदन मायूस हो जाता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? मदन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मदन का बेटा सूरज, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार हरिलाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार हरिलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है और न अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर सूरज बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गया हूं। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सूरज जमींदार हरिलाल के घर पहुंच जाता है। अरे सूरज, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मालिक, अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे क्या? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार हरिलाल, ये तो बच्चा है। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिसकी इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मदन हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा सूरज सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से सूरज खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। सूरज ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब सूरज खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार हरिलाल सूरज के पास आता है। अरे सूरज, शर्त तो याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा देता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है मालिक, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह सूरज ने अपने चालाकी दिखाते हुए
लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये सूरज का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वह बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद सूरज दोबारा जमींदार के घर जाता है। कहो सूरज, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे हैं मालिक? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो। लड़के, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लड़के, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह सूरज जमींदार से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी सूरज दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। सूरज इस बार गेहूं का लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है। मजा आ गया। आने दो उस लालची जमींदार को, तब मजा छकाता हूं उसको। कुछ दिन के बाद जमींदार सूरज के पास आता है। जैसे ही जमींदार सूरज के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या? इस सूरज ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से सूरज ने दोबारा जमींदार हरिलाल को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो जुगनू, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूं कि जमींदार हरिलाल क्या चीज है। सूरज ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा सूरज ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। सूरज और उसका पिता मदन दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो, आज उस लालची जमींदार के पास दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं और देखता हूं इस बार वह जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर सूरज उस जमींदार के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार हरिलाल हूं। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो सूरज। तुम यह क्या बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहां ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा
और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। चलिए अब मैं चलता हूं, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर सूरज अपने घर चला जाता है। वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। सूरज बेटा, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और जुगनू दोनों सूरज के पास आने लगे। मालिक, इस बार सूरज का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तूने बिल्कुल सही कहा जुगनू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 400% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैंने अब देखता हूं वह सूरज का बच्चा कैसा बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार सूरज ने गन्ने की खेती की है। ये सूरज तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा, इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए मालिक, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? मालिक, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपके शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ जुगनू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा। आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, ना ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर वह मेहनत करता है। ऐसे में इनको तकलीफ देना या इनके साथ बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह सूरज अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार हरिलाल ने वहां के सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं मारा।